सो हाय गाइस, वेलकम टू फिजिक्स सिंप्लीफाइड एंड आई गेस दिस इज आवर लेक्चर नंबर 6, है ना? कुछ इतना ही है आई गेस लेक्चर। आई गेस ये 5th लेक्चर या 6th लेक्चर कुछ होगा, मेरे को अच्छे से याद नहीं है। तो लास्ट क्लास में हमने बच्चों केस किया था जहाँ पे हमारा फ्लूइड एक मूविंग कंटेनर के अंदर रखा हुआ था, है ना? और वहाँ पे हमने अलग अलग केसेस देखे थे। चलिए, मैं एक चीज़ वापस बता दूं कि आपको फ्लूइड मैकेनिक्स पे इतने सारे प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, इतने टफ सवाल नहीं बनते उससे, और ना ही इतना टफ टॉपिक है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल प्यारी प्यारी चीज़ें हैं, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जैसे रोटेशन में था, अलग अलग केसेस बने, ये हो वो हो, इतना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ें हैं। ठीक है, अभी हम मूव करते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल तक। ठीक है, चलिए। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बोला था कि आज हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड बाइंड फोर्स के बारे में जानना शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए। तो इसके ऊपर काफ़ी पाथफाइंडर में भी क्वेश्चन है, एरोडोव में भी क्वेश्चन है, तो उन सबको भी देखेंगे। ठीक है, एंड वो भी देखेंगे कि बच्चों की टाइटैनिक के केस में, ठीक है, जब टाइटैनिक आपका डूबा था तो वहाँ पे एक्चुअली क्या सीन हुआ था, क्या हुआ था वहाँ पे एक्चुअली, उसको भी हम देखेंगे। ठीक है, इस पर्टिकुलर टॉपिक में, आज की क्लास में तो नहीं, शायद ये पर्टिकुलर टॉपिक आपका 2-3 क्लास चलेगा अगर अच्छे से खींचेंगे हम इसको। ठीक है, चलिए। बाकी मैं इस टॉपिक पे भी ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा, ज़्यादा ध्यान इन द सेंस कि हम करेंगे, अच्छे प्रॉब्लम भी करेंगे, पाथफाइंडर के भी करेंगे, क्रोटोव वेग के भी करेंगे, बट मेरा जो मेन फोकस रहेगा वो आपका इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड उन सब साइड ज़्यादा रहेगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन बनता है, मतलब आपका डायनेमिक्स ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, चलिए। तो आज हमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल से शुरू करना है, ध्यान से देखिए। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, चलिए देखिए यार। आर्किमिडीज ना एक इंसान था, आई गेस आपको पता होगा। ठीक है, काफ़ी पुरानी बात है, बीसी वगैरह की। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट एंड ये सब। ठीक है, तो आर्किमिडीज ने एक स्टेटमेंट बोली थी। आर्किमिडीज ने एक स्टेटमेंट बोली थी। पहले हम उसको फिजिकली, पहले हम उसको मैथमेटिकली समझते, देन आपको अपने आप समझ आ जाए कि आर्किमिडीज ने क्या बोला था। ठीक है, तो चलो लेट्स से कि मैंने एक कंटेनर लिया जिसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है। देखना एक सेकेंड, इसको मिटाने दो। जस्ट लेट मी चेक, वॉइस आ रही है ना इसमें? कहीं मैं 1 घंटे की रिकॉर्ड कर दूँ, फिर वॉइस ही ना आए। एक दो बार हुआ है मेरे साथ, सबसे ज़्यादा रिग्रेट रहता था। देखिए, लेट्स से बच्चों यहाँ पे ना फ्लूइड भरा हुआ है, यहाँ तक फ्लूइड भरा हुआ है। ये 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 आपका फ्लूइड का लेवल, रुको इससे अच्छे से बनाता हूँ, रुको ब्लू लाइन ही बना दूँ ना मैं। ये आपका फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है, और फ्लूइड की डेंसिटी आपको पता है 10⁻³ kg/m³। ठीक है, ओके। एंड ऑब्वियसली ऊपर से ओपन टू एटमॉस्फेयर है, तो ऊपर से एटमॉस्फेयर प्रेशर P0 का लग रहा होगा। ठीक है, एंड बच्चों मैंने क्या कर रखा है, मैंने कोई भी एक रैंडम शेप का ऑब्जेक्ट, कोई भी एक रैंडम शेप का ऑब्जेक्ट इसके अंदर डाल दिया है। सुनना, कोई भी एक रैंडम शेप का ऑब्जेक्ट मैंने इसके अंदर डाल दिया है, और इसकी जो बच्चों लेंथ है ना, लेंथ मतलब इन सेंस ये काफ़ी फाइनाइट है। फाइनाइट मतलब आप समझ गए ना, कि अगर मैं बहुत छोटा, अगर मैं ये लूँ, देखो अगर मैं एक सिलेंडर लूँ ऑफ DL थिकनेस, मतलब ये DL हो गया, तो आपको पता है यहाँ पे प्रेशर का डिफरेंस कितना आएगा, PA और P+dP इंटू है ना? बट यहाँ पे बच्चों फाइनाइट लिया है, मतलब ये लेंथ मेरी DL नहीं है, ये कुछ H होगी, L होगी, कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, तो अगर आप फाइनाइट लिया है तो आप कहोगे कि भैया हाँ, अगर आपने फाइनाइट लिया है मतलब यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस आ रहा होगा। प्रेशर डिफरेंस इन द सेंस, ऊपर प्रेशर कम लग रहा होगा, जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा हूँ मेरा प्रेशर क्या हो रहा होगा भैया, बढ़ता जा रहा होगा। मतलब ये जो है ना, ये आपका वेक्टर, इसका लेंथ इंक्रीज होता जा रहा होगा, होता जा रहा होगा, होता जाता होगा, और सबसे ज़्यादा बॉटम उस पॉइंट पे होगा, सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा। ठीक है, ये 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 ठीक है, अच्छा। तो बच्चों इन सब की वजह से होता क्या है ना, अच्छा आपको एक चीज़ तो पता है कि भैया अगर ये फ्लूइड मूविंग नहीं है तो इनका कोई भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं आना चाहिए। ठीक है, अगर आप इनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लोगे तो सारी इक्वेट हो जाएंगे। ठीक है, कोई भी राइट लेफ्ट नहीं मूव करेगा ऑब्वियसली, है ना? अगर मैंने कोई भी स्टोन रखा है अंदर, तो स्टोन आपका राइट लेफ्ट नहीं मूव कर सकता ऑटोमेटिकली, अगर मैंने इसी स्टैटिक फ्लूइड के अंदर रखा है ऑब्वियसली, है ना? तो इतना समझ आ गया कि भैया इनके बस परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स वर्क करेंगे, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट बस इसको ऊपर नीचे ले जाने में हेल्प करेंगे, राइट लेफ्ट जाने में हेल्प नहीं करेंगे। राइट लेफ्ट वाले कंपोनेंट एक दूसरे से कट जाएंगे, ठीक है, और कटने भी चाहिए ऑब्वियसली, है ना? चलिए थोड़े से एरोस कम कर दूँ मैं, ज़्यादा हो गए, थोड़े से एरोस कम कर दूँ, ईजी रहेगा हमारे लिए एनालाइज करना। रुको, ठीक है बच्चों, ऐसे। तो इनकी वजह से होता क्या है ना, एक नेट ऊपर की तरफ अप थ्रस्ट आता है। ठीक है, क्या होता है, इन सबको जब आप रिजॉल्व करोगे, ठीक है, तो एक नेट ऊपर की तरफ एक फोर्स आती है, उसी को हम बोलते हैं बायंट फोर्स। क्या आती है? कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आपने पानी में डाल रखा है,
ठीक है। तो प्रेशर डिफरेंस के कारण क्या होता है, प्रेशर्स के कंपोनेंट आते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। तो वो एक दूसरे से कट के जो ऊपर की तरफ नेट वर्टिकल अपथ्रस्ट आता है उसी को हम बोलते हैं बाइंड फोर्स, ठीक है। अच्छा, तो ऐसे आप लिख दीजिए नेट वर्टिकल अपथ्रस्ट। सारे प्रेशर्स को कैंसिल करने के बाद आपको पता है ना, प्रेशर्स के कुछ नीचे की तरफ भी कंपोनेंट आएंगे, कुछ ऊपर की तरफ आएंगे, तो ऊपर वाले नीचे वाले को काट देंगे और वो जो कटा हुआ पार्ट आएगा वही हमारा बाइंड फोर्स है, ठीक है। ये है हमारा बाइंड फोर्स। बस इतनी कहानी थी आपकी, सिंपल एज दैट, इतनी कहानी थी, ठीक है। तो ये देखा हमने कि अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी फ्लूइड के अंदर डाल दूँ, स्टैटिक फ्लूइड के अंदर डाल दूँ, तो होता क्या है, प्रेशर डिफरेंस के कारण उस पर एक नेट वर्टिकल अपथ्रस्ट आता है ऊपर की तरफ, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, अब वो डिपेंडिंग ऑन द डेंसिटी और डिपेंडिंग ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो फ्लूइड ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, या तो फ्लोट करेगा या तो सिंक करेगा ऑब्वियसली, या तो यहीं पे रहेगा, ठीक है। तो वो कंडीशन हम आगे देखेंगे। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। लेट्स टेक, मैं एक कंटेनर लेके दिखाता हूँ आपको कि क्या कहना चाह रहा था, ध्यान से देखिए। ये एक एग्जांपल ले रहा हूँ बच्चों, ध्यान से देख रहा हूँ। जैसे ये है मेरा एक कंटेनर, ये ऊपर की साइड को आप हटा दीजिए, ये है मेरा एक कंटेनर एंड ये मेरा फ्लूइड भरा हुआ है, ये मेरा ऐसे एक फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है। और बच्चों क्या कर रखा है, देखो मैंने क्या कहा कि मैंने ना एक सिलेंडर अंदर डाल दिया है, और इसकी कुछ h हाइट डिफरेंस है, दिखाता हूँ, रुको एक सेकेंड। और ये आपका एक सिलेंडर है, ये ठीक है, ऑलराइट। और ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले लो, कोई दिक्कत नहीं हो, तो कैंसिल ही हो जाने वाला है, बट कोई बात नहीं, आप लेके देख लो संतुष्टि के लिए, है ना। PATM, P0 ले लो, PATM ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बच्चों, लेट्स से कि आपको जो ऊपर वाला कंटेनर, मतलब ऊपर वाला जो आपका ये सर्कल है, ठीक है, इस सिलेंडर का, लेट्स से वो H1 हाइट था, H1 हाइट की दूरी पे फ्रॉम सरफेस लेवल, वाटर सरफेस लेवल, एंड ये आपका H2 हाइट की दूरी पे है, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है। ये आपका H1 है, ये आपका H1 है, ये आपका H2 है, ठीक है। अच्छा, तो आपको पता है यहाँ पे एक प्रेशर डिफरेंस आएगा, यहाँ पे कितने की फोर्स लगने वाली है बच्चों, कितने की फोर्स लगेगी, PATM प्लस रो जी H1, यहाँ पे कितने की लगेगी, PATM प्लस रो जी H2, है ना, ठीक है, PATM प्लस रो जी H2। और ये जो रो है बच्चों, ये क्या है, ये जो रो है आपका, ये क्या है, ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, ये जो रो है ये क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, ये रो L कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, या रो ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब आपको मैंने एक चीज़ बोली थी कि आपका जो बाइंड फोर्स होता है वो क्या होता है, नेट वर्टिकल अपथ्रस्ट, नेट याद करो, नेट फोर्स, है ना, कैसे किया था हमने, नेट फोर्स कैसे किया था, याद करो थोड़ा, कि अगर 2 kg का ब्लॉक है, उस पर आगे की तरफ 4 न्यूटन लग रहा है, पीछे की तरफ 2 न्यूटन लग रहा है, तो नेट फोर्स कितना आता था, 2 न्यूटन आगे की तरफ। तो सेम आपको यहाँ पे नेट प्रेशर करना है वर्टिकल में, ठीक है। अच्छा, तो आपको इतना समझ आ गया कि भैया जो मेरा बाइंड फोर्स आएगा, ये PATM प्लस रो जी H1 इंटू A आएगा ना, क्योंकि हम फोर्स निकाल रहे हैं, फोर्स की बात कर रहे हैं, प्रेशर की बात थोड़ी कर रहे हैं, हम फोर्स की बात कर रहे हैं, इंटू A, है ना, ठीक है। खैर वो तो कट जाएगा, बट कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए, तो बच्चों जो नेट अपथ्रस्ट आ रहा है, नेट अपथ्रस्ट और बाइंड फोर्स किसके बराबर आ रहा है बच्चों, क्या करोगे आप, इन P2 माइनस P1 कर दोगे, ठीक है। ये जो यहाँ पे अगर प्रेशर P2 ले लूँ, यहाँ पे अगर प्रेशर P1 ले लूँ, ठीक है, तो आप क्या करोगे, P2 माइनस P1 इंटू A, बिकॉज आप बाइंड फोर्स निकाल रहे हो ना, तो आपको ऑब्वियसली फोर्स में डील करना पड़ेगा इसको, ठीक है। अच्छा, तो P2 माइनस P1 कितना आएगा बच्चों, PATM से PATM तो कट जाएगा, और क्या बचेगा, देखो देखो आपका G बाहर आ जाएगा, G आप कॉमन ले लोगे, तो अंदर आपका बचेगा बच्चों GA रो L H2 माइनस H1, ये आपका बाइंड फोर्स आएगा, ठीक है। क्या आएगा, GA रो L H2 माइनस H1, ठीक है। अच्छा, अब आपको पता है H2 माइनस H1 क्या है, H2 माइनस H1 तो इसकी थिकनेस है ना, ये H2 माइनस H1 क्या है बच्चों, इसकी थिकनेस ही तो है, और एरिया इंटू थिकनेस क्या होता है, वॉल्यूम, ठीक है, एरिया इंटू थिकनेस क्या होता है, वॉल्यूम।
ठीक है, किसका वॉल्यूम, ये जो कंटेनर ने इसका ऑक्यूपाई किया, राइट। अब आप सोचो कि अगर ये कंटेनर नहीं होता तो यहाँ पे कोई ना कोई फ्लूइड होता, ऑब्वियसली, है ना। अगर ये कंटेनर नहीं होता तो यहाँ पे सेम वॉल्यूम का कोई ना कोई फ्लूइड होता, है ना, समझ आ रहा है कि अगर यहाँ पे कंटेनर नहीं होता तो जितना वॉल्यूम कंटेनर ने ऑक्यूपाई किया उतना ही वॉल्यूम का यहाँ पे कोई फ्लूइड होता, ठीक है। तो बस ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे जो एफ बायंट आ रहा है बच्चों, वो किसके बराबर आ रहा है, देखो, एरिया इंटू थिकनेस इज इक्वल्स टू वॉल्यूम, राइट। तो ये कितना आएगा, देखो, वी जी रो एल, क्या आएगा, वी जी रो एल, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, आप जी तो आपको पता है, खैर वी क्या है हमारा बच्चों, वी है हमारा वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय सिलेंडर, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय सिलेंडर और वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड बाय सिलेंडर एक ही बात है, ठीक है। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय सिलेंडर, ठीक है, या वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड बाय सिलेंडर, दोनों एक ही बात है, ठीक है। क्योंकि जितना वॉल्यूम सिलेंडर ने ऑक्यूपाई किया उतना ही ऑब्वियसली डिस्प्लेस किया होगा, तभी ऑक्यूपाई किया है ना, ठीक है, ओके, ठीक है। तो बच्चों एक चीज़ यहाँ पे आर्किमिडीज ने पता क्या बोला था कि जो बायंट फोर्स होगी ना वो किसके बराबर होगी, वेट ऑफ द डिस्प्लेस, जैसे आप देखो, जैसे मैंने कंटेनर अंदर रखा है तो वाटर डिस्प्लेस हुआ है ना, ठीक है। कितने वॉल्यूम का वाटर डिस्प्लेस हुआ है, जितना वॉल्यूम इस सिलेंडर का है, ठीक है। तो वो जो वॉल्यूम जो आपका वाटर डिस्प्लेस हुआ है उसी का वेट हमारा बायंट फोर्स के बराबर होता है, ठीक है। आप ऑटोमेटिकली आप वैसे देखो कि जैसे आपने किया होगा ना, नहाते वक्त बाल्टी मतलब पानी में वो डाला होगा, जो भी होता है मग होता है, ठीक है, जिससे नहाते हैं, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आप डालोगे उतना ज़्यादा आपके हाथ में फोर्स एक्सपीरियंस होगी, ठीक है। वैसे पूरा प्रॉपर नहीं है, और भी चीज़ें होती है, बट मैं रफ आइडिया दे रहा हूँ आपको, ठीक है, कि जितना ज़्यादा वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा आपका ये ऑब्जेक्ट उतनी ही ज़्यादा उस ऑब्जेक्ट पे बाइंड फोर्स लगने वाली है, ठीक है। बाइंड फोर्स जो है वो डायरेक्टली डिपेंड करेगी किस पे, कि उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ने कितना आपका वॉल्यूम डिस्प्लेस किया है। आप देख ही पा रहे हो, वी जी रो एल तो कॉन्स्टेंट है, जी कॉन्स्टेंट है, वी आपका वेरी कर सकता है, ठीक है। चलिए ये कहानी थी बच्चों आपकी सिंपल सी ऑफ बायंट फोर्स की, ठीक है। चलिए ओके, देखिए इतनी कहानी आएगी, सबको समझ आ गई होगी, है ना, ठीक है। अभी तुम लोग सोच रहे हो कि भैया आपने एम क्यों नहीं दिखाया इसके फ्री बॉडी डायग्राम में, है ना। पहले तो जब एक्सेलरेटेड कंटेनर किया था आपने तो आपने नीचे की तरफ एम दिखाया था, यहाँ पे क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि दोस्त मेरे, क्योंकि देख मैं तो बात बताता हूँ, क्योंकि हमें पता है कि जो बायंट फोर्स होता है ना वो क्या होता है, नेट वर्टिकल अपथ्रस्ट, ठीक है। अभी मैं फ्री बॉडी डायग्राम की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं बस बायंट फोर्स की बात कर रहा हूँ। बायंट फोर्स क्या होता है, जो नेट ऊपर की तरफ प्रेशर आता है वो निकालना था बस मेरे को। तो मैंने क्या किया, मैंने अभी एम को कंसिडर नहीं किया, मैंने बस आपका प्रेशर ऊपर की तरफ जो नेट प्रेशर आ रहा है वही निकाला, उसी को वर्टिकल अपथ्रस्ट कहते हैं, उसी को बायंट फोर्स कहते हैं, ठीक है। बात सबको समझ आई, ठीक है, ओके। चलिए अब ज़रा ध्यान से देखते रहिए, जैसे लेट्स से आप पे अगेन एक कंटेनर सा है बच्चों, एक कंटेनर है आप पे ये, एंड इसके अंदर एक फ्लूइड पड़ा है, इसके अंदर एक फ्लूइड सा पड़ा है, ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा बन गया, रुको थोड़ा सा छोटा करा जाए, ठीक है, ठीक है। इसके अंदर एक फ्लूइड सा पड़ा है, ये आपका फ्लूइड है, ये जो ब्लू वाली लाइन के नीचे ये फ्लूइड है ना। अच्छा बच्चों ज़रा ध्यान से देखना, अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट नहीं रख रहा इस फ्लूइड के अंदर, पहली बात मैं ध्यान से सुन लो, मैं कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं रख रहा हूँ इस फ्लूइड के अंदर, मैं फ्लूइड के अंदर ही एक इमेजिनरी बाउंड्री सा ले रहा हूँ, ठीक है। देखना, लेट्स से कि यहाँ पे मैं फ्लूइड का कुछ हिस्सा पकड़ रहा हूँ और मैं इसके बाजू में कुछ इमेजिनरी बाउंड्री बना रहा हूँ, ठीक है। अच्छा तो मैंने क्या किया बच्चों, मैंने इस इमेजिनरी बाउंड्री जो बनाई ना, तो अब ये अलग सा कुछ पोर्शन बन गया, है ना। आप समझ रहे हो, इसका कुछ सेपरेट वेट होगा, नीचे की तरफ लग रहा होगा, इस पर कुछ बायंट फोर्स लग रही होगी, है ना। हर एक पार्टिकल पे लग रही है, हर एक आप स्मॉल रीजन लोगे उस पर बायंट फोर्स एंड उसका एमजी लग रहा है, ठीक है। एमजी नीचे की तरफ लगेगा, बायंट फोर्स उसका ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक है। अब आप मेरे को एक बात बताओ, अगर पूरा फ्लूइड रेस्ट पे है तो ये जो एलिमेंट है ये भी रेस्ट पे रहना चाहिए, राइट। इफ होल फ्लूइड is at rest, then this element should also be at rest, ठीक है। इतनी बात सबको समझ आ गई कि अगर आपको इतना तो पहले भी पता है ना, कि अगर ये पूरा फ्लूइड रेस्ट पे है तो जो एलिमेंट है ऑब्वियसली कोई भी एलिमेंट फ्लूइड के अंदर वो भी आपका रेस्ट पे होना चाहिए, ठीक है, ओके। चलिए मिटा दो एक सेकंड रुको, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, मैंने इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ, ये जो मैंने रीजन लिया ना, ये
इसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ, ध्यान से देखो। ये कुछ ऐसा था ना, ऐसा था, है ना। इसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ, ध्यान से देखो। लेट्स से इसका कुछ मास m है, ठीक है, या लेट्स से इसकी हम ना डेंसिटी के टर्म्स में लिखते हैं, इसका मास ज़्यादा बेटर है हमारे लिए। देखो आपको पता है तो वाटर का ही रीजन है भैया, तो क्या करोगे, लेट्स से इसमें वॉल्यूम v, इसका वॉल्यूम कुछ v है, ठीक है। तो नीचे की तरफ कितनी फोर्स लग रही होगी इस पे बच्चों, m इंटू जी, है ना। तो m कैसे लिखोगे, रो एल इंटू वी इंटू जी। अच्छा, और आपको पता है कि ऊपर की तरफ बाइंड फोर्स लग रही होगी ऑब्वियसली, प्रेशर डिफरेंस के कारण, है ना। बाइंड फोर्स लग रही होगी, कितने की लगेगी बच्चों, हमें नहीं पता, एफ भी लग रही होगी, है ना। अब आपको पता है कि अगर ये इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि पूरा आपका नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, क्योंकि आपका पूरा फ्लूइड रेस्ट में है, तो ये रीजन भी, ये एलिमेंट भी आपका रेस्ट पे रहना चाहिए। तो अब क्या लिखोगे कि जो मेरा एफ बी आ रहा है भैया, वो कितना आ रहा है, रो एल वी जी। ये आ रहा है आपका बाइंड फोर्स, ऑब्वियसली ऊपर की तरफ ही आएगा, ठीक है, जे कैप में, जे कैप डायरेक्शन में। इतनी बात समझ आ गई। अब जरा ध्यान से देखिए मैंने क्यों किया है, क्या जबरदस्ती, क्यों जबरदस्ती किया मैंने ऐसा, जरा ध्यान से सुनना बच्चों। मैंने यहाँ पे बाइंड फोर्स को प्रूव करने जा रहा हूँ, मल्टीपल वेज से प्रूव किया, एक तो यहाँ से प्रूव किया है, ठीक है, और एक यहाँ से करने जा रहा हूँ। देखो लेट्स से अब आपने क्या किया, अब कंटेनर आपका यही है, ठीक है। अब आपने क्या किया, बिल्कुल सेम वॉल्यूम का और बिल्कुल सेम शेप का ऑब्जेक्ट, बिकॉज अगर शेप चेंज हो गई तो प्रेशर डिफरेंस चेंज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, बिल्कुल सेम शेप का ऑब्जेक्ट एंड बिल्कुल सेम वॉल्यूम का ऑब्जेक्ट आपने यहाँ पे रख दिया। देखो अब क्या होगा, ध्यान से सुनना। देखो ये बिल्कुल सेम शेप एंड बिल्कुल सेम वॉल्यूम का आपने ऑब्जेक्ट एक रख दिया। ये था आपका फ्लूइड, ठीक है, और आपने बिल्कुल सेम शेप और बिल्कुल सेम वॉल्यूम का इसको यहाँ पे ले जाके रख दिया है। थोड़ा बनाने का ट्राई करूँ सेम टू सेम, ठीक है। ये बिल्कुल सेम शेप तो नहीं बन रही, थोड़ा सेम शेप बनाने का ट्राई करते हैं, रुको। बन गई, ठीक है। तो अगर मैंने बिल्कुल सेम शेप का ऑब्जेक्ट और बिल्कुल सेम वॉल्यूम का ऑब्जेक्ट रखा है, तो आपको पता है इस पे ऊपर की तरफ बाइंड फोर्स कितनी लग रही थी बच्चों, इस पे ऊपर की तरफ बाइंड फोर्स कितने की लग रही थी, रो एल वी जी की, रो एल वी जी की। अच्छा, और इस पे नीचे की तरफ एक क्या लगेगा, इसका एम जी लगेगा। इस पे नीचे की तरफ क्या लगेगा बच्चों, एक एम जी लगने वाला है। एम जी कितना होगा इसका, रो सॉलिड इंटू वी, वी तो दोनों का सेम होगा, इंटू जी, ठीक है। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखिए, अब ये बात आती है कि ये जो मैंने ऑब्जेक्ट रखा है ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। देखिए मैंने आपको बोला था कि ये डेंसिटी पे डिपेंड करता है, और यहाँ पे प्रूफ भी हो जाएगा, देखो, ठीक है। लेट्स से ये दोनों इक्वल नहीं है, लेट्स से ये दोनों इक्वल नहीं है, कोई ना कोई डिफरेंस है, ठीक है। लेट्स से ऊपर वाली फोर्स ज़्यादा है, नीचे वाली फोर्स कम है, तो आप क्या लिखोगे, एफ बायंट माइनस एम जी इस किसके बराबर आ रहा है बच्चों, या ऊपर की तरफ जो नेट फोर्स आ रहा है इसको आप नहीं बोलने वाले, ये आपका बाइंड फोर्स नहीं है, नेट फोर्स। ये तो आपका क्या है, एमजी को कैंसिल करके हम नेट फोर्स लिख रहे हैं ऊपर की तरफ, जो टोटल नेट फोर्स है। एक तो प्रेशर की फोर्स आ रही थी, जो प्रेशर की वजह से नेट फोर्स आ रही थी ऊपर की वजह से, तो ऊपर की तरफ उसको हम बाइंड फोर्स कहते हैं, इसको बाइंड फोर्स नहीं बोलते, ये आपकी नेट फोर्स है ऊपर की तरफ। क्या लिखोगे बच्चों इसको, वी जी जी वी इंटू रो एल माइनस रो एस, वी जी इंटू रो एल माइनस रो एस। इतनी बात सबको समझ आ गई, ठीक है, ठीक है। तो देखिए नेट फोर्स अगर आपका ऊपर की तरफ आ रहा है, तो मैंने ऑटोमेटिकली कह दिया है कि जो डेंसिटी ऑफ लिक्विड है वो डेंसिटी ऑफ सॉलिड से ज़्यादा है, या डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस से, जो भी मैंने रखा है उससे ज़्यादा है। अगर ये ही आप सोचो, ध्यान से सुनना, अगर रो एल बच्चों, ये क्या फ्लोटिंग और सिंकिंग हम आगे भी देखेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, अगर रो एल आपका रो सब्सटेंस से ज़्यादा है, तो आपको इतना समझ आ गया कि ये जो नेट फोर्स है वो ऊपर की तरफ आएगी एंड ऑब्जेक्ट विल फ्लोट। ठीक है। अच्छा, अगर आपका रो एल रो एस के बराबर है तो एफ नेट ज़ीरो आएगा एंड ऑब्जेक्ट विल रिमेन देयर ओनली, ऑब्जेक्ट विल रिमेन इनसाइड द फ्लूइड।
इनसाइड द फ्लूइड, इनसाइड फ्लूइड में वो कहीं भी मूव कर सकता है, ठीक है, बट इनसाइड फ्लूइड के अंदर ही रहेगा। अच्छा, अगर आपका रो एल रो एस से ज़्यादा हो, मतलब सॉरी, अगर आपका रो एस रो एल से ज़्यादा हुआ तो क्या होगा, नेट फोर्स नीचे की तरफ आने वाली है एंड ऑब्जेक्ट विल सिंक, ऑब्जेक्ट विल सिंक, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आपको याद नहीं रखना है, ये तो आपको एनालिसिस से ही समझ आ जाता है, ठीक है। इन सब चीज़ों को आपको याद नहीं रखना है, ये सब चीज़ आप एनालाइज करते हो, आपको अपने आप ही चीज़ें समझ आ जाती है, ठीक है। ये सब चीज़ों को आपको याद नहीं रखना है। चलिए, इसी के ऊपर एक क्वेश्चन दे रहा हूँ बच्चों, ठीक है, एंड उसको ज़रा आप लोग ट्राई मारना। चलिए, जस्ट गिव मी मिनट, ठीक है। बस इतना ही आपका बाइंड फोर्स है, ज़्यादा कुछ नहीं है, अब क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। देखिए, फ्लोट और सिंक एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको देखेंगे, और यहाँ पे थोड़ा टॉर्क का भी सीन देखेंगे, ठीक है, कि जब भी फ्लोटिंग होती है और हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दे तो उस पर एक रिस्टोरिंग टॉर्क आना चाहिए, या नॉन रिस्टोरिंग टॉर्क, मतलब अनइक्विलिब्रियम, आप समझ गए ना, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशंस देखेंगे, ठीक है। ओके, चलिए देखिए, एक क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखिए, इसको थोड़ा मॉडिफाई करके भी करेंगे, इसको आपको करने का मैं टाइम दूंगा, आप ही लोग ट्राई करना। जैसे लेट्स से क्या किया बच्चों, मैंने ना एक ब्लॉक को, अच्छा सबसे पहले मैं ये बना दूँ वाटर लेवल, ये आपका वाटर लेवल है, थोड़ा डायग्राम बड़ा बन गया आई गेस, वेट अ सेकंड, थोड़ा डायग्राम बड़ा सा बन गया, थोड़ा सा छोटा करें, ठीक है। ये आपका देखो वाटर लेवल है, एंड आपने क्या किया, आपने एक ब्लॉक को ना यहाँ से रस्सी से अटैच कर दिया है, एक ब्लॉक को आपने अंदर छोड़ रखा है और आपने इसको रस्सी से अटैच कर दिया है ऐसे, ठीक है। अच्छा, और आपको दे रखा है कि डेंसिटी ऑफ ब्लॉक जो है बच्चों वो रो नॉट है, एंड वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक इज वी, ठीक है, ब्लॉक का वॉल्यूम क्या है, वी है, ठीक है। अच्छा, और ये क्या है आपका, रो डब्ल्यू है, रो वाटर है, ठीक है। आपसे बस इतना कह रहा है, फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग। चलिए ट्राई कीजिए, आपसे कह रहा है फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग। इसको करने का मैं आपको 3 मिनट दे रहा हूँ, इसको हम 3-5 पे डिस्कस कर लेंगे, 3-5 पे हम इसको डिस्कस कर लेंगे। चलिए ट्राई कीजिए, फटाफट ट्राई कीजिए। चलिए बच्चों, ध्यान से देखिए, आपको पता है कि ये जो ब्लॉक रहेगा ये इक्विलिब्रियम में रहने वाला है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ देखिएगा ज़रा,
एक चीज़ आपको प्यारी सी दिखाऊंगा मैं इस क्वेश्चन में, एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी। देखिए अगर मैं ब्लॉक की एफ बनाऊँ बच्चों, मैं अगर ब्लॉक की आपकी एफ बनाऊँ तो देखिए कैसे बनेगी आपकी एफ। ब्लॉक का नीचे की तरफ एम लग रहा होगा, कितने का होगा एम रो नॉट इंटू वी इंटू जी, है ना, रो नॉट वी जी। नीचे की तरफ टेंशन लग रही होगी टी की। अच्छा ऊपर की तरफ इस पर एक फोर्स लग रही होगी बायंसी वाली, कितने की, बायंसी वाली। अच्छा और बच्चों आपको एक चीज़ पता है कि अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट आप उसको बिल्कुल नीचे दबा दोगे ना, मतलब आप समझ गए ना कि हो सकता है इतना हो सकता है इतना हो, मतलब इतना हो, है ना, पर अगर आप उसको पूरा ही अंदर ले जाओगे तो क्या होगा, तो आई गेस आप इतना समझ गए कि जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय दिस ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, वही वॉल्यूम डिस्प्लेस बाय ऑब्जेक्ट के बराबर होगा। मतलब ऐसे देखो, चलो अभी रुक जाओ, तो अगर आप इसका बाइंड फोर्स लिखने जाओ तो क्या लिखोगे, वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड, ठीक है, कि मतलब अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को हटाऊं तो कितना वाटर, कितने वॉल्यूम का वाटर यहाँ पे आ जाएगा, तुम कहोगे वी का आ जाएगा, है ना, ठीक है, तो क्या लिखोगे, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, तो क्या लिखोगे, रो डब्ल्यू इंटू वी इंटू जी, ठीक है। अच्छा तो देखो जरा ध्यान से देखो, क्या लिखने वाले हो आप टेंशन को, टी इज इक्वल्स टू वी जी रो डब्ल्यू माइनस रो नॉट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी ना कुछ कुछ केसेस बनते हैं। देखिए अगर मेरा रो डब्ल्यू ग्रेटर हुआ रो नॉट से, जो कि मैक्सिमम केस में होगा, तो टी आपका ग्रेटर देन जीरो होगा, मतलब रस्सी में कोई ना कोई खिंचाव होगा, टेंशन फोर्स होगी, ठीक है। अगर आपका रो डब्ल्यू रो नॉट के बराबर हुआ तो टेंशन आपका हो जाने वाला है ज़ीरो। अगर आपका रो डब्ल्यू रो नॉट से कम हुआ तो आपका टेंशन नेगेटिव हो जाएगा, मतलब आपका ब्लॉक नीचे जाएगा और ये आपकी बॉडी पूरी की पूरी सिंक कर जाएगी। यही हमने केस ऊपर देखा एंड इसी को बस मैंने टेंशन के फॉर्म में लिख दिया है। इतनी बात सबको समझ आ गई है, कंफर्म करिए एक बार, इतनी बात क्या सभी बच्चों को समझ आ गई है क्या? चलिए ओके, अब लेट्स से सेम केस लेता हूँ मैं थोड़ा सा, और थोड़ा सा इसको अब मॉडिफाई करते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन की तरफ चलते हैं। देखिए इसको करने के भी मैं आपको 3-4 मिनट दूंगा। लेट्स से कि, अच्छा आपको एक बात तो पता है ना कि जो मेरा रो डब्ल्यू है ऑब्वियसली वो रो नॉट से बड़ा होगा, ठीक है, ऑब्वियसली वो रो नॉट से बड़ा है, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है कि रो डब्ल्यू जो है वो आपका रो नॉट से बड़ा है, तो आपकी टेंशन तो ऑब्वियसली आने वाली है, ठीक है। अच्छा और ज़रा ध्यान से देखिए, अगर बच्चों मैं इस कंटेनर को नीचे की तरफ एक्सेलरेट करा दूँ किसी ए नॉट से, अब आपसे पूछा जा रहा है फाइंड टेंशन, हॉरिजॉन्टली नहीं कराऊंगा, अभी हॉरिजॉन्टली में अलग केस हो जाएगा, पता है, फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग, फिर वहाँ पे बायंड फोर्स जो है ना वो वर्टिकली अपवर्ड्स नहीं लगने वाली ऑब्वियसली, क्योंकि आपका फ्लूइड ही टेढ़ा हो जाता है। आपसे इतना पूछा जा रहा है बच्चों फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, चलिए कर दीजिए ज़रा इसको, कैसे करोगे, कुछ नहीं करना भैया, कुछ नहीं करना, इसको करने का तो टाइम तक मत दो, कुछ नहीं करना है, चलो ब्लॉक की एफवीडी बनाना शुरू करते हैं, मैं टाइम तक नहीं दे रहा हूँ, वही सब चीज़ें, क्योंकि देखो देखो ऊपर की तरफ क्या लगाओगे, एम ए नॉट, एम कितना आएगा बच्चों, रो ए नॉट, रो नॉट इंटू वी इंटू ए नॉट। अच्छा और क्या क्या है बच्चों, नीचे की तरफ इस पर टेंशन टी लग रही होगी, नीचे की तरफ इस पर टेंशन टी लग रही होगी, और नीचे की तरफ इसका एम जी लग रहा होगा, कितने का, रो नॉट वी जी का, रो नॉट वी जी का, ऊपर की तरफ इस पर एक बायएंड फोर्स लग रहा होगा, कितने का, रो डब्ल्यू इंटू वी इंटू जी का, ठीक है। अब आपको टेंशन बतानी है स्ट्रिंग में, तो क्या कर लिखोगे, देखो टी इज इक्वल्स टू रो डब्ल्यू वी जी प्लस रो नॉट वी ए नॉट माइनस रो नॉट वी जी, यही आएगा आपका टेंशन इन स्ट्रिंग, यही आने वाला आपका टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है। अच्छा अगर आप ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कराओ तो भी आएगा, आपको दिख जाएगा, है ना, तो भी आएगा, आपको दिख जाएगा। अगर चलो 21 लेते हैं जब हम ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करा रहे हैं, 21 ले लेते हैं जब ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करा रहे हैं, तो भी आप ये कराने की मतलब नहीं बनता है, आप आगे समझ ही गए, है ना।
हॉरिजॉन्टली अभी एक्सीलरेट नहीं करा रहा, उसको आगे देखेंगे, ठीक है। अभी हम यहीं पे इस पर्टिकुलर पार्ट को छोड़ रहे हैं, ठीक है। चलिए, ओके। तो आपको आएगी फ्लोट और सिंक का कॉन्सेप्ट समझ आ गया है कि ये ऑल डिपेंड्स ऑन डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, कि आपका वो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा या सिंक करेगा, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों आपको एक चीज़ बतानी है, मेरे को एक बात बतानी है। देखो, आपका जो बायंसी होता है, ठीक है, आपको समझ आता होगा कि भैया चलो mg तो हमें पता है, mg तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लगेगा ऑब्जेक्ट के, ठीक है। बट ये जो बायंट फोर्स है, ठीक है, बट ये जो बायंट फोर्स है ये कहाँ पे लगता है और ये किस पे लगता है और कहाँ से लगता है? बहुत सारे सवाल होंगे आपके मन में, है ना, कि बायंट फोर्स कौन सा रीजन लगाता है लिक्विड का, फोर्स मतलब आपका कौन, आप कहीं भी दिखा रहे हो बायंट फोर्स, क्या कहीं भी लग जाती है क्या? मैं कहूँगा नहीं, ऐसा नहीं होता है। ज़रा ध्यान से देखो बच्चों, मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है सेंटर ऑफ बायंसी का, सेंटर ऑफ बायंसी का, सेंटर ऑफ बायंसी को। चलिए देखिए बच्चों, जैसे मैं एक कंटेनर लेके दिखाता हूँ आपको, और ये ओपन कर देता है, रुको एक सेकेंड, इसको एक काम करते हैं, हम ऊपर से ओपन कर देते हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा लेफ्ट में ले आऊँ, ठीक है। और जो वाटर लेवल है मेरा वो यहाँ तक है, लेट्स से वो यहाँ तक है, ठीक है, वाटर लेवल मेरा यहाँ तक है, ठीक है। तो ज़रा ध्यान से देखिए बच्चों, लेट्स से मेरे पे कोई एक स्क्वायर जैसा ऑब्जेक्ट है, उसमें थोड़ा सा वैसे बनाऊँ, देखो कुछ ऐसा जो कि वाटर के अंदर है, आपको आई गेस दिख गया है, थोड़ा सा ना, नहीं इसको वो करना पड़ेगा पक्का पूरा, ठीक है, आई गेस आपको इतना दिख गया है ना, ठीक है। तो बच्चों आपको एक बात पता है कि क्या किया होगा, ये जो नीचे वाला रीजन है, ये जो मेरा नीचे वाला रीजन है, इसने क्या किया होगा, इसने कुछ ना कोई वॉल्यूम को डिस्प्लेस किया होगा, ऑब्वियसली इसने कोई ना कोई वॉल्यूम को डिस्प्लेस किया होगा, है ना। तो जो वॉल्यूम को इसने डिस्प्लेस किया है उसका जो सेंटर ऑफ मास होता है, ठीक है, वहाँ से बायंट फोर्स हमारी लगती है, ठीक है। तो ये जो बॉडी है इसका सेंटर ऑफ मास बच्चों कहीं पे यहाँ पे कहीं पे होगा, ठीक है, एंड इसका जो सेंटर ऑफ बायंसी होगा वो यहाँ पे कहीं पे होगा, है ना। ये वाला रीजन होगा आपका, ये वाला रीजन, आप समझो ना कि अगर मैं इस ब्लॉक को हटा दूँ, सोचो अगर मैं इस ब्लॉक को हटा दूँ बच्चों, जैसे मैंने इस ब्लॉक को हटाया, देखो देखो मैं इस ब्लॉक को जैसे मैंने हटाया, तो ये वाला जो रीजन था मेरा, ये तो था मेरा जो डिस्प्लेस हो गया है, तो इसका सेंटर ऑफ मास लेट्स से यहाँ पे कहीं पे आया होगा, ठीक है। तो यहीं पे बच्चों, यहीं पे मेरा लगा है आपका सेंटर ऑफ बायंसी, यहीं से लगेगा मेरा सेंटर ऑफ बायंसी। चलिए ये बात समझ आ गई सबको, ठीक है। और आई गेस तुम्हें समझ आ गया कि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ बायंसी अलग अलग होगी एक ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। जिसमें मैं सेंटर ऑफ बायंसी दिखा रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ बायंसी एक ही जगह हो। जब आपका फ्लोट कर रहा है, ध्यान सुनना, जब आपका फ्लोट कर रहा है मतलब आपका कुछ पोर्शन ऑब्जेक्ट का पानी के अंदर है, कुछ पोर्शन आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्ट, मतलब कुछ पोर्शन आपका हवा में है, ऐसा समझ लो, है ना, ठीक है। अरे रे रुक जाओ भाई, चलिए। तो आपका जो बायंसी लगेगा ना बच्चों, वो यहाँ से कहीं से लगेगा, देखो आपका जो बायंसी लगेगा ना वो यहाँ से कहीं से लगेगा, बायंसी, बायंट फोर्स यहाँ पे लगेगा, और आपका जो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, mg है, वो यहाँ पे कहीं से लगेगा, ठीक है। अब बहुत सारे अगेन सवाल आ चुके होंगे आपके मन में, और ये फ्लोट कर रहा है अभी के लिए, लेट्स फ्लोट कर रहा है, तो आपका जो एफ बायंट होगा वो mg के बराबर ही होगा, ठीक है। चलिए अब आपके मन में बहुत सवाल आएंगे कि क्या भैया ऐसा ज़रूरी है कि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ बायंसी कोलिनियर हो, क्योंकि आपने यहाँ पे एफ बी और एम जी, क्योंकि ये आप समझ लो ना कि यार कि ये जो बॉडी है मेरी, ये जो प्लेट है, ये एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे टॉर्क आने की भी प्रभावना है, सॉरी संभावना है, प्रभावना कह रहा हूँ, संभावना है ना, टॉर्क आने की भी संभावना है। तो क्या ऐसा ज़रूरी है कि एम जी और एफ बायन जो है वो एक ही पॉइंट से निकले? मैं कहूँगा ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये जो बच्चों मैंने केस बनाया है, ठीक है, ये जो मैंने केस बनाया है, अगर आपका देखो जैसे इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं हल्का सा टिल्ट कर दूँ ना बच्चों, तो आपका जो एफ बायंट है वो राइट की तरफ शिफ्ट होगा जिस साइड मैंने टिल्ट किया है, ठीक है। तो उस केस में आपका एफ बायंट और सेंटर ऑफ मास कोलिनियर नहीं होते, ठीक है। तब आपका क्या होता है, कोई ना कोई मतलब उन दोनों के बीच का डिफरेंस आ जाता है, उन दोनों के बीच में डिफरेंस आता है और वहाँ पे एक टॉर्क आ जाता है,
ठीक है। चलिए उसके बारे में देखेंगे यार, वो पूरा डिटेल टॉपिक है, उसके बारे में देखेंगे, इतनी हड़बड़ी नहीं करते हम, ठीक है। चलिए आपको पता है कि ये रेस्ट फ्लोट कर रहा है, मतलब रेस्ट पे है, तो क्या लिखूंगा मैं, एफ बी इज इक्वल्स टू एम जी, ठीक है। अब आपको पता है कि एफ बाइंड फोर्स क्या होता है, वेट ऑफ वॉल्यूम डिस्प्लेस, तो क्या लिखोगे, रो डब्ल्यू इंटू वी, इसका वॉल्यूम कितना डिस्प्लेस हुआ है, वॉल्यूम डिस्प्लेस इंटू जी इज इक्वल्स टू एम जी, जी से जी कैंसिल, ठीक। तो आपका जो वॉल्यूम डिस्प्लेस आ रहा है बच्चों, कितना आ रहा है, एम बाय रो डब्ल्यू। ये बच्चा चेक कर लेना, यहाँ पे कोई गड़बड़ ना हो रही हो, एफ बाय एंड आपका एम जी के बराबर है, तो जो वॉल्यूम मेरा डिस्प्लेस हुआ होगा, एफ बाय एंड आपका होगा वेट ऑफ वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड, ठीक है। अच्छा वेट ऑफ वॉल्यूम डिस्प्लेस ना, तो पहले आपने मास निकाला रो डब्ल्यू इंटू वी डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है सही है। तो आपका जो वी डिस्प्लेस हुआ, कितना वॉल्यूम आपका डिस्प्लेस हुआ, वो एम बाय रो वाटर के बराबर होगा, ठीक है, समझ आ गया। अच्छा चलिए इतनी बात हो गई है ना। चलिए बच्चों अगर मैं बात करूँ कि ये ऑब्जेक्ट अगर आपका ही, तो इस केस में आपका फ्लोट कर रहा था, ये आपका फ्लोटिंग का केस लिया है मैंने, फ्लोटिंग का केस लिया है। अगर यही पूरा सिंक हो जाए, समझो कि अगर ये पूरा पानी के अंदर चल जाए तो क्या होगा, तो बच्चों आपका जो एफ बायंट है, जहाँ से एफ बायंट वाला जो पॉइंट है और आपका जो सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट है, वो दोनों कोइंसाइड कर जाएंगे, मतलब एक पॉइंट से दोनों निकलेंगे। समझ गए बात को, ये तो आएगा सबको अंडरस्टूड है ना, कि भैया आपने एक बात बताई कि अगर ये पूरा ऑब्जेक्ट आपका पानी के अंदर चला जाए, ठीक है, तो वॉल्यूम डिस्प्लेस इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, क्योंकि अगर पूरा पानी के अंदर चला चुका है ना, तो जो वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ वही इस ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम के बराबर होगा, ठीक है। तो आप समझ गए कि जो सेंटर ऑफ मास होगा और सेंटर ऑफ बायंसी होगा वो एक ही पॉइंट पे आ जाएंगे, ठीक है। सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ बायंसी आपका एक ही पॉइंट पे आ जाने वाले हैं, और ये आपका यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट है ऑब्वियसली, ठीक है। चलिए ओके, तो आई गेस आपको इतना समझ आ गया है ना। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन लिख लीजिए, यहाँ पे एक डेफिनेशन से लिख लीजिए बच्चों, बायंट फोर्स acts at center of mass of displaced liquid, center of mass of displaced fluid। चलिए तो आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। एंड इन सब चीज़ों को आप रिवाइज कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में थोड़े पाथ फाइंडर के क्वेश्चंस करेंगे BYU और MCQ पैटर्न पे। तो आज के लिए इतने, आज हमने बायंसी को स्टार्ट किया, कल हम इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है, एंड देन हम इसको खत्म करेंगे, ठीक है। और आर्किमिडीज ने यही बोला था, ठीक है, कि आपको जो एफ बायंट आएगा वो किसके बराबर आएगा, वेट ऑफ वॉल्यूम डिस्प्लेस के बराबर आएगा। चलिए तो मिलते हैं एक वीडियो में, शायद शाम को या कल अपलोड कर दूंगा, तो उसी में हम आगे का देखेंगे, ठीक है, फ्लोटिंग का केस। चलिए बाय बाय एवरीवन, सी या।